ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, मोस्टली यही आती हैं जो आपके सामने है। इसके अलावा कोई एक दो एडजस्टमेंट इधर उधर हिलती हैं, जो भी हिलती हैं, मगर ज्यादातर ये आती हैं। तो इनके सबके मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहां पर ये जो दे रखे हैं ना इफेक्ट्स। सर हाँ जी, सर ये वाले नहीं कह रहा सर, मैं जो टीएस ग्रेवाल में दे रखे हैं ना बाद में, सर मैं आपको 2 मिनट को बताता हूँ। आप भेजो मेरे को। सर भेजना नहीं, बस वो हेडिंग बता देता हूँ कौन कौन सी एक बार। चलो बोलो, हेडिंग बोलो। सर एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। एक सेकेंड, एक एक करके आप बोलोगे ना तो मैं उसके इफेक्ट बताता जाता हूँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो इसका होता क्या है, जो भी हमारा P&L अकाउंट है और जो भी हमारी बैलेंस शीट है, उसमें हमारे जो डेटर्स होते हैं उसमें से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स लेस हो चुके होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लेस हो चुका होता है, और उसके बाद जो डेटर्स आते हैं उनके ऊपर जो होता है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट होता है और वो लेस होता है। इसका मतलब है कि हम ये अपनी मर्जी से सोच रहे हैं कि अगर हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा तो हम 2% 3% डिस्काउंट दे देंगे ताकि बाकी के डेटर्स बैड ना हो। तो हम एक तरह से, मान लेता हूं मैं कि 50,000 के मेरे डेटर्स हैं, तो इनको मैं नॉर्मली बोलता हूं गुड डेटर्स। गुड डेटर्स है ये, मैंने फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट दोनों माइनस कर लिए, तो ये मेरे गुड डेटर्स आ गए। तो अब गुड डेटर्स के ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट होगा, अक्सर 2% या 3% होता है। तो मान लेता हूँ 2% है, तो इसका मतलब है 1,000 रुपीज का माइनस करके 49,000 लिखेंगे, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये P&L में 1,000 रुपए का लॉस दिखाएंगे। यानी कि हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं कि हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे, उसके लिए एक प्रोविजन बना रहे हैं। असल में डिस्काउंट अभी दे नहीं रहे, आने वाले साल में देने के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। ये है, मतलब होगा यही कि डेटर्स में से माइनस हो जाएगा और P&L में लॉस आ जाएगा। ठीक है सर और एक क्वेश्चन कर रहा था सर, उसमें ये लिखा था सर कि बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 2 रुपीज 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो मतलब सर इसमें मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड हुए हैं 400 के। हाँ हाँ, मतलब ये कि ये पहले मतलब पहले ट्रायल बैलेंस में कुछ बैड डेब्ट दिए हो सकते हैं, लेकिन वो बैड डेब्ट्स हैं जो पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब इतने और होंगे, मतलब डेटर्स में से माइनस और उस पुराने वाले में जाके प्लस हो जाएंगे। ओके सर। सर और एडजस्टमेंट्स बता दे तो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलते जाओ, मैं आपको सर मैनेजर्स कमीशन। देखो मैनेजर्स कमीशन के लिए मैंने कहा था कि मैनेजर्स कमीशन के लिए पहले आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन के लिए आपने सबसे पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट किया। ठीक है, उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट और जो भी आपने चीजें डालनी है, और डेबिट साइड पे जो भी चीजें डालनी है वो सारी डाल ली। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट और बाकी सब चीजें डाली, उसका टोटल आ रहा है 1,90,000 रुपए, और इधर के जो एक्सपेंसेस हैं इन सब का टोटल आ रहा है 30,000 रुपए। तो 1,90,000 का टोटल इधर लेंगे, 1,90,000 का टोटल इधर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे को एक मैनेजर्स कमीशन, एक मैनेजर्स कमीशन और एक नेट प्रॉफिट, ये दो आइटमें रह गई। तो मैंने आपसे बोला था स्टेप नंबर 1
कैलकुलेट रफ नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आपको रफ नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो मेरा जो रफ नेट प्रॉफिट है उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट जो है दैट विल बी 1,60,000। ये 190 में से ये 30 माइनस कर दिया, ठीक है। तो मेरा नेट प्रॉफिट यस सर। बिफोर कमीशन आ गया 61, जिसको मैं रफ नेट प्रॉफिट बोलूंगा। फिर मेरा स्टेप नंबर 2 है कि मैनेजर्स की कमीशन होगी 10/100 प्लस 10 या 5/100 प्लस 5, यानी कि फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यानी कि जो भी हमारा रफ में नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट के का 10/110 कैलकुलेट कर लो, यानी कि 10/110। तो ये हो गया 16,000 डिवाइडेड बाय नहीं 16,000 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 11। सर ये आफ्टर वाले का है ना? इसके लिए वर्डिंग आती है कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन on 10% of the net profit after charging such commission। ये वर्डिंग लिखी हुई आती है, ठीक है। तो जब ये वर्डिंग आती है तो ये स्टेप्स करते हैं कि हम पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालते हैं, जिसको रफ नेट प्रॉफिट कहा जाता है, और फिर उसका हम 10/110 लेते हैं, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं। तो 5/105 आएगा, 10/110 आएगा, 20/120 आएगा। तो ये आ गया 145। हाँ जी सर अगर ये नहीं दे रखा हो कि आफ्टर निकालना है, कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो क्या कौन सा ऐसा नहीं निकालें होता, फिर हम? वो आपको हमेशा मेंशन करेगा कि आपको किसका 10% लेना है, किस नेट प्रॉफिट का 10% लेना है, ये उसे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आती ही ऐसे है। या तो वो दो बातों में से एक बात लिखेगा, या तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का 10% बोलेगा, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 10% बोलेगा। दोनों में से एक चीज तो उसे बोलनी ही बोलनी है। ये सर एडजस्टमेंट उसने बोल ही नहीं रखी। सर हमें मैम ने बताया था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमें बिफोर का वाला करना होता है। यार मैंने तो आज तक जितनी बार भी एडजस्टमेंट कहीं भी देखी है तो हमेशा मेंशन देखा है। आपने कहाँ देख ली जहाँ मेंशन नहीं है? सर बताता हूँ आपको, 2 मिनट। सर अभी करा था क्वेश्चन। कोई नहीं, दिखा दिखा। सर ये टीएस ग्रेवाल का 13 क्वेश्चन। पता नहीं, एक बार क्वेश्चन भेजो मेरे को, मतलब मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, फोटो भेजो जरा। सर जब मैं भेजता हूँ। हम्म अब वही बात है ना, होना तो ये आफ्टर चार्जिंग ही चाहिए, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट की बात होती है तो वो ये वाले नेट प्रॉफिट की बात होती है, ये जो नेट प्रॉफिट है सामने,
और ये जो नेट प्रॉफिट है दैट विल बी ऑलवेज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मैनेजर की कमीशन को काटने के बाद वाला नेट प्रॉफिट होता है, वो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट होता है। अगर हमें उसका 10% बोला गया है तो मतलब उसमें से कमीशन कटी हुई है। तो मैथमेटिकली अगर बोलूं तो मैं इसको एक्स लेकर भी कर सकता हूं, तो मैनेजर की कमीशन 10% ऑफ एक्स हो जाएगी। लेकिन हम अकाउंट्स में मैथमेटिकली नहीं करते, हम अकाउंट्स में एक रफ नेट प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो मैंने किया। तो ये आपको देगा, ये आपको देगा 1455। तो अभी अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, अभी अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो ये आएगा 1,90,000, 1,90,000 माइनस 30,000 माइनस 1455, कुछ गड़बड़ है क्या? सर ये हमेशा ऐसे ही आता है सर पॉइंट में, तो यार, टीचर कहती है 1454 लिख दो बस। एक सेकंड, पॉइंट में तो है लेकिन मैं कुछ और चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, सर जी सर ये मैनेजर कमीशन होगी। हाँ सर एक वो थी कि जैसे सर हमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैड डेब्ट्स पहले दे रखा होता है, जैसे सर एग्जांपल 500। तो सर उसके बाद जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो सर उसमें अगर बैड डेब्ट्स नहीं दे रखे कि फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो सर हमें क्रेडिट साइड पे लेके करना पड़ता है उसे, फिर मतलब बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फिर माइनस प्लस कर देंगे न्यू वाले, ये होता है सर। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आप मेरी वो वाली क्लास ध्यान से देखना जो मैंने पहले लिया, रिकॉर्ड करके डाली हुई है। मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर होता है बैड डेट्स पहले वाले प्लस फर्दर प्लस न्यू प्रोविजन, और लास्ट में आता है ओल्ड प्रोविजन माइनस। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था यहाँ पे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड प्रोविजन हमारा ज्यादा होता है, ओल्ड प्रोविजन हमारा एक्स्ट्रा होता है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ कर ली थी, मैं अभी गौरीश की क्लास ले रहा हूँ, वो खत्म करने दो फिर बात करता हूँ। नहीं नहीं, वो मैंने कर ली थी बात, तो मैं छोड़ूंगा 3:30 है। हाँ हाँ, तो अब मान लो ये सारी चीजों का टोटल जो है वो 10,000 बैठता है और हमारा ओल्ड प्रोविजन है 6,000, तो माइनस करके हम 4,000 यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा ओल्ड प्रोविजन 13,000 का होगा तो आप 10,000 में से 13,000 माइनस करोगे तो -3,000 लिखना पड़ेगा आपको। उस वक्त क्या होता है कि ओल्ड प्रोविजन जो है वो यहाँ लिखा जाता है और उसमें से माइनस बैड डेब्ट्स होते हैं, माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स होते हैं और माइनस न्यू प्रोविजन होता है, उसमें से होता है।
क्योंकि ओल्ड प्रोविजन बड़ा होता है, ऐसा तब होता है ओनली देन। हो सकता है आपने जिस क्वेश्चन में इसको देखा हो वहां पे ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया होता है वो काफी ज्यादा होगा, तभी इस तरफ आता है P&L के क्रेडिट में। समझ रहे हो बात? यस सर। सर और जो ये पहले वाला था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला, सर जैसे आपने इसमें P&L अकाउंट में ये मतलब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का रखा है 1000, और सर पहले से हमें दे रखा हो कि ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एग्जांपल सर 380 दे रखा है, तो सर उसमें क्या होगा, मतलब हम सर वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे, इस 1000 में से 380 माइनस करके लिखेंगे जो भी लिखेंगे। इसका मतलब इतना प्रोविजन हमने पहले से बना रखा है तो हम अब कम बनाएंगे ना। हमको आज की डेट में और 1000 सर फिर बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं, बैलेंस शीट में तो 1000 ही माइनस करके दिखाएंगे डेटर्स में से, लेकिन P&L में 380 दिखाओगे ओके सर आप। सिर्फ पी आप ये शो करोगे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मैंने 1000 रुपए का मेंटेन किया है, यानी कि डेटर्स में से मैं लेस कर रहा हूँ कि 1000 रुपए के मेरे डेटर्स और कम हो जाएंगे जब मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा, तो वो तो मैंने 1000 लेस करके दिखा दिए। लेकिन P&L में लॉस दिखाते वक्त मैं पहले से जो प्रोविजन चल रहा है उस उतना कम लॉस दिखाऊंगा, ये मतलब है अगर पहले से कोई है तो। सर मतलब पहले से होगा तो हम P&L में सिर्फ माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बैलेंस शीट में तो जो 1000 माइनस करके आपने दिखाया है, ये वाला 1000, ये तो माइनस करके दिखाना ही है ना, ये तो दिखाना ही है। यस सर, पहले का लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन लॉस दिखाते वक्त आप ये शो करोगे कि 380 पहले से था तो मेरा लॉस अब कम दिखाया जाएगा। ओके सर। हम्म। सर और एडजस्टमेंट्स है हाँ बोलो बोलो। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि P&L के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर। सर और ये बता दो सर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल और प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज। ये सारे के सारे जो भी हैं इनका एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, परचेज में से माइनस, जो भी हमारी यहाँ परचेज होती हैं इनमें से माइनस होता है। फ्री सैंपल्स वाले गुड्स भी यहाँ माइनस होते हैं, डिस्ट्रॉयड भी माइनस होते हैं, और अगर हमने कि ओनर ने ड्राइंग्स के लिए गुड्स दिए हैं तब भी माइनस होते हैं। लेकिन जो फ्री सैंपल है उसका दूसरा इफेक्ट P&L में जाता है, मतलब वो P&L की डेबिट साइड में जाएंगे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे फ्री सैंपल्स वाले गुड्स। डिस्ट्रॉयड वाले भी P&L की डेबिट साइड पे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि कोई क्लेम तो नहीं है, अगर क्लेम नहीं है तो पूरा लॉस है, अगर क्लेम है तो जितना क्लेम मिलेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड पे। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, ठीक है। और जो ड्राइंग्स का केस हुआ तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा अगर उसने गुड्स को विड्रॉ किया है तो परचेज में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। हर केस में परचेज में से तो माइनस और होगा, सर क्योंकि जब तक आप परचेज में से माइनस नहीं करोगे तब तक हमारा एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट सही नहीं आएगा। हाँ जी बोलो बोलो। ओके सर। सर जैसे कि हमें जैसे हमारा गुड्स का मतलब नुकसान हुआ है 4500 का ठीक है। फायर से, हम्म। और सर इंश्योरेंस कंपनी में हमें क्लेम करा है सिर्फ 3000 का। हाँ तो यहाँ पर 4500 माइनस होगा, P&L में
लॉस आएगा 1500 का, और इंश्योरेंस क्लेम के नाम से असेट साइड पर आएगा 3000। इसका वाला इंश्योरेंस क्लेम हमें 3000 का कंपनी देगी, तो वो हमारी डेटर बन गई। जब तक वो पैसे नहीं आते तब तक वो हमारे लिए डेटर है। और P&L में लॉस सिर्फ 1500 रुपए का जाएगा, मगर और सर अगर जो हमारी ट्रायल बैलेंस, हाँ, और सर अगर हमारी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इंश्योरेंस पहले से ही, मतलब डेबिट बैलेंस दे रखा है 3000 का, तो फिर वो क्या जो जो होगा? वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले की बात कर रहे हो ना आप, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो यहाँ पे यस सर। इंश्योरेंस दिया होता है ना, वो बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये तो मतलब हमारा खाली पर उसमें इंश्योरेंस दे रखा है। हाँ हाँ, वही वही तो बता रहा हूँ, वो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वो P&L की डेबिट साइड पे जाता है इंश्योरेंस। बेसिकली और जैसे हम उससे कोई रिलेटेड नहीं होता ये क्लेम वगैरह कोई से? रिलेटेड नहीं है, जैसे हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, वैसे हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है, तो वो हमारा सिंपल एक एक्सपेंस है जो P&L में जाएगा। ओके सर। जो हमारे को सर और मिलेगा उसका कोई लिंक इससे नहीं है, जो क्लेम मिलेगा वो अलग चीज है। सर एक था, एक गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ एज स्टाफ वेलफेयर। हाँ, तो ये भी आप परचेज में से माइनस करोगे, एक तरह से स्टाफ वेलफेयर के लिए आप दे रहे हो, और उसको आप P&L की डेबिट साइड पे लॉस दिखा दोगे। ये भी एक तरह से फ्री सैंपल्स की तरह डिवाइड बांटना हो गया। बस यही लिखोगे, स्टाफ वेलफेयर के नाम से ही लिखोगे आप, मतलब आपने अपने स्टाफ को। और सर चैरिटी में भी? चैरिटी में भी सेम, परचेज में से माइनस और P&L में लॉस, क्योंकि हमने उन गुड्स के बदले में पैसे नहीं ओके लिए सर। ना, पैसे नहीं लिए तो वो हमारा नुकसान हो गया ना। ओके सर। सर और एक है अब नॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। हाँ, तो ये तो सब P&L में ही जाएंगे ना, ये एबनॉर्मल लॉसेस, एक्सीडेंटल लॉसेस, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर उसका एग्जांपल ही तो है, या थेफ्ट थेफ्ट भी उसी का एग्जांपल है। वो तो आपने जनरल टॉपिक का नाम ले दिया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में जब आता है तो ऐसे ही आता है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, तो वो लॉस बाय थेफ्ट हो और गया। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता, बोला ट्रेडिंग तो है, अकाउंट में भी जाता है वो? परचेज में से माइनस होता है, परचेज ट्रेडिंग में जाता है ना, तो उसमें से माइनस होती है ये सब चीजें। जो भी चीज हम गुड्स को चैरिटी में दें, गुड्स को डिस्ट्रॉय हो जाए, गुड्स को ओनर ले जाए, गुड्स को किसी भी और चीज के लिए यूज किया जाए, अगर बेचा जाएगा तो वो सेल हो जाएगी, लेकिन अगर बेचा नहीं जाएगा तो वो किसी भी और काम में जाएगी, तो वो एक तरह से हमारा लिए तो नुकसान ही है ना। तो हम परचेज को पहले हटा देंगे ताकि ग्रॉस प्रॉफिट सही आए, और उसके बाद उसको हम अपना P&L में या बैलेंस शीट में जहां भी दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे। ओके सर। हम्म। और सर सेटिंग ऑफ वाला दोबारा बता दोगे सर, वो जीएसटी का? देखो, सेटिंग ऑफ में मैंने आपसे बस यही कहा था कि सेटिंग ऑफ के अंदर मेनली दो सिचुएशन होती हैं। आउटपुट IGST, आउटपुट सॉरी इनपुट IGST। आउटपुट IGST, इनपुट IGST। मान लेता हूं, एक केस में मैं मान लेता हूं कि ये 5000 है और ये 3000 है। एक केस में मैं मान लेता हूं कि ये 8000 है और ये 10,000 है। तो बेसिकली ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारे लिए एसेट है।
ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारे लिए एसेट है। अब सिंपल सा लॉजिक है, मतलब एक तरह से ये 5,000 हमने गवर्नमेंट के देने हैं और ये 3,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब ये वो जीएसटी है जो हम भर चुके हैं। तो अगर हमने भरा है 3,000 पास्ट में और कलेक्ट किया है 5,000, तो आज की डेट में एंट्री होगी आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी टू बैंक, यानी कि 5,000 में से 3,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 2,000 हम आज दे रहे हैं, तो हमारा सेट ऑफ हो गया। इसको बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक है। और अगर ये वाला केस है तो हम लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी 8,000 8,000, यानी कि इस 10,000 में से ये 8,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे और ये 2,000 पेंडिंग रह जाएंगे, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट की असेट साइड पर आपको दिखाना होगा इनपुट आईजीएसटी 2,000। बस ये दो तरह की सिचुएशन होती है। कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कितने करे और आपने गवर्नमेंट को दिए कितने। ओके सर। अगर आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे ज्यादा कलेक्ट किए हैं तो आज आपको उनको बैलेंस अमाउंट देना होगा। जैसे मैंने 2,000 यहाँ दे दिया, 3,000 मैंने पे किया था पास्ट में और 5,000 कलेक्ट किया था, 2,000 मैं आज पे कर दूंगा, हिसाब बराबर। लेकिन सेकंड केस के अंदर मैंने उन्हें पास्ट में 10,000 पे किया था, लेकिन मैंने कलेक्ट सिर्फ 8,000 किया है, तो मतलब 2,000 अभी मेरे गवर्नमेंट के पास एडवांस गए हुए हैं, मतलब प्रीपेड है। तो ये प्रीपेड हो गए, एक तरह से देखा जाए तो इसको आप प्रीपेड कह सकते हो 2,000। इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाले साल में जब आप टैक्स को कलेक्ट करोगे तो अपने ये 2,000 उसमें से एडजस्ट कर लेना, मतलब अगले कमिंग ईयर में एडजस्ट हो जाएंगे। समझ गए? मतलब हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा गया हुआ है सेकंड केस में। ओके सर। फर्स्ट केस में कम गया हुआ था, तो फर्स्ट में हमें और देना पड़ जाएगा, हिसाब बराबर। मतलब इस साल का हिसाब बराबर हो गया, अगले साल नए सिरे से हिसाब शुरू होगा। लेकिन सेकंड केस में हमारा इस साल हिसाब बराबर नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट के पास 2,000 एक्स्ट्रा है हमारा, तो अगले साल एडजस्ट होगा। बस इतना आपको दिखाना होता है। ये इसी को सेट ऑफ करना कहते हैं, जो मैंने आपको दो केस बना के होता है। ठीक है सर अब जैसे ये है इनपुट सीजीएसटी, सर एक बार लिख लो। हाँ लिख रहा हूँ। इनपुट सीजीएसटी 5,000, इनपुट एसजीएसटी 5,000, इनपुट आईजीएसटी 8,000 और सर आउटपुट सीजीएसटी 4,000 और आउटपुट एसजीएसटी 4,000। ठीक है, और सर आउटपुट आईजीएसटी 9,500। ठीक है सर ना। अब इसे सेट ऑफ कर दो। हाँ तो अब इसके सेट ऑफ के अंदर होगा, इनपुट है हमारा 5,000 5,000, यानी कि
तो ये जो आउटपुट SGST है ये इनपुट SGST के साथ एडजस्ट हो गया और यहाँ पर 1000 बैलेंस बच गया। ऐसे ही आउटपुट CGST इनपुट CGST के साथ एडजस्ट हो गया और 1000 का बैलेंस बच गया। ये एंट्री इन दोनों में हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एक होता है आउटपुट IGST टू इनपुट IGST 8000 ये वाले 8000 जो है इसके साथ एडजस्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमारा आउटपुट वाला ज्यादा है तो इसका मतलब है आपको इसको पे करना होगा 1500 बेसिकली ये एक तरह की आपकी लायबिलिटी है कि आपने IGST भरना है, कलेक्ट किया है 9500 और पे करा है 8000, तो यू हैव टू पे 1500 मोर। लेकिन इन केसेस के अंदर आपने कलेक्ट किया है कम और पे किया है ज्यादा पास्ट में, तो एक तरह से इसमें आपके असेट क्रिएट हो जाएंगे ये दोनों। और इनपुट CGST 1000 रुपए का असेट बनेगा, इनपुट SGST 1000 रुपए का असेट बनेगा। ये दोनों असेट बन जाएंगे और ये सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये एंट्रीज होगी। ओके सर। बेसिकली इनकी आपस में एडजस्टमेंट होगी, इनकी आपस में एडजस्टमेंट होगी। ओके 840 एक सेकेंड, एक 840 से पहले 1250 है, एक 200 रुपए है, एक 725 है और एक कोई 40 रुपए भी, पता नहीं इसी में दिखा रहा है अभी। हाँ 40 भी ठीक है। और 5000, अच्छा ठीक है, ठीक है। वो मैंने 5000 उस नंबर पे डाल दिए थे, धर्मवीर सिंह पे भेज दिया है आपको शायद। हाँ ठीक है। हाँ जी सर, आपके पास अभी TS ग्रेवाल है? नहीं अभी तो नहीं है, घर पे पड़ी हुई है, मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, बुक घर में है। ओके सर। क्या हुआ, कोई और डाउट है क्या? नहीं सर, जो उसके इलस्ट्रेशन में से मेन क्वेश्चन है वो मार्क करा लेता सर आपसे। अच्छा चलो मैं घर जाके भेज दूंगा आपको। सर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारा P&L क्रेडिट साइड आता है। हाँ मतलब जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पर भी, जैसे फिक्स डिपॉजिट में या शेयर्स वगैरह में, किसी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट मिलता है या इनकम जनरेट होती है वो हमारी P&L की क्रेडिट साइड पे आती है।
उसको हम लोग इन अदर वर्ड्स बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब मेरे बिजनेस के अलावा दूसरे कहीं से भी मुझे इनकम हो रही है। ओके सर। वो रेंटल इनकम भी हो सकती है। अब मैंने कहीं किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो उसका कोई पैसा आ रहा है तो मैं वो भी एक इनकम में दिखाता हूँ। तो इस तरीके से बड़े सारे इनकम के सोर्स हो सकते हैं। मेन सोर्स होता है बिजनेस, जो मैं गुड्स परचेज सेल करता हूँ, मेन सोर्स तो मेरा इनकम का वही होता है। एडिशनल सोर्सेज कई हो सकते हैं। और बताओ। सर एक सिंगल एंट्री का डाउट है, एक क्वेश्चन भेजूं? भेजो। वैसे टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा रिज्वाइन करें? ये सब बस वो एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ तो कोई नहीं, आप रिज्वाइन कर लो, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। करते हैं रिज्वाइन, ये तो खत्म होने वाली है।